अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। बिहार के चुनाव में खून खराबा होने लगा है और बाहुबली मैदान में आ गए। लेकिन सवाल ये, क्या बिहार को बाहुबलियों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है? दिखाएंगे आपको। पहले तस्वीर ये देखिए आप, मोकामा बिहार में इस समय जबरदस्त बवाल चल रहा है और बाहुबली एक के पीछे एक हमला करने के लिए आतुर है। कल दुलार चंद की मौत के बाद आज उनकी शव यात्रा के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। सुनिए जरा कैसे वहां पत्थर बरसाए गए। अरे बन रहा है। देखिए दर्शकों, ये काफिला बाहुबलियों का एक दूसरे के सामने आ गया। लोग बता रहे हैं कि वहां पर फायरिंग होने लगी। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। अब दावा ये किया जा रहा है दर्शकों कि अनंत सिंह के समर्थक गोली चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये तस्वीर सामने आई जहां पर दावा किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उस समय काफिला जब सामने आया तो एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे, और इसमें दावा किया गया है कि दुलार चंद भी है जिसकी हत्या कर दी गई है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों करीब से। ये आप देखिए, ये है दुलार चंद जिसकी कल हत्या कर दी गई, और दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाजी में दुलार चंद भी शामिल था। देखिए जरा। अब दर्शकों, दुलार चंद देख रहे हैं आप, मौत के बाद कैसे परिवार वाले और उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन है, अनंत सिंह को फांसी दो। आप ही सब साथ दीजिए। हम लोग हैं भाई, सब साथ ही चल रहे हैं। कोई नहीं है, हम साथ हैं बेटा, प्रशासन नहीं है हम लोग के साथ बैठा। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग साथ हैं बेटा, कोई कुछ चले हम लोग, नहीं रहने दीजिए, चलते चलिए। देख रहे हैं दर्शकों आप, दुलार चंद के समर्थक मैदान में आ गए। अनंत सिंह को फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा कैसे हंगामा हो रहा है बिहार में।
बिहार में गोलियों की आवाज, गोली चला रहा है अनंत सिंह साहब ने गोली चला रहा है। हर दल में पत्थरबाज, बमबाज, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? किसके ऊपर कितना मुकदमा? जब यही चुनाव लड़ने का पैमाना हो तो क्यों ना बिहार को गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज की उपाधि दी जाए। बिहार में खूनी खेल चुनाव से पहले शुरू हुआ तो अंजाम क्या होगा ये सोच सोचकर बिहार की जनता खौफ में है, क्योंकि सिर्फ जेडीयू आरजेडी नहीं, हर दल में बाहुबली की ताकत प्रबल है। चाहे अनंत सिंह हो या सूरजभान या फिर शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, मोकामा तो सिर्फ ट्रेलर है, बिहार में पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और दर्शकों, इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि बिहार में कई बाहुबली मैदान में आ गए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अनंत सिंह और बाहुबली सूरजभान की। मुद्दा विहीन बिहार चुनाव में बाहुबली अब लेटेस्ट मुद्दा बन गया है और बिहार के लोग सुन लें, मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान के बीच फाइट है, लेकिन इस सियासी रंजिश में तीसरे बाहुबली की हत्या हो गई। आरोप है कि दुलार चंद यादव की हत्या चुनावी रंजिश में की गई। हत्या का आरोप जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा है और अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल दुलार चंद लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, जो इस बार जन स्वराज के कैंडिडेट्स के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान दूसरे पार्टी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव की मौत हो गई। दर्शकों, इधर अनंत सिंह ने हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर लगा दिया है। यह है सूरजभान सिंह, जिसके बाद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह भी मैदान में आ गई और इस दौरान कुछ लोगों ने सूरजभान की पत्नी पर भी पत्थरबाजी की, उनके काफिले पर, जिसके जवाब में सूरजभान सिंह के समर्थक भी पत्थरबाजी करने लगे। घटना के बाद मोकामा में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। दर्शकों, पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और आपको बता दें, दोनों तरफ से रुक रुक कर पत्थरबाजी और फायरिंग हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव में अभी बहुत कुछ बाकी है। अनंत सिंह और सूरजभान क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। ये लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है। अब दर्शकों, इस समय बिहार में 3 किरदार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। आप लोगों ने भी सुना होगा, अनंत सिंह का नाम, सूरजभान और तीसरे दुलारचंद। दुलारचंद को ही मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच दर्शकों, बीजेपी ने आज एक वीडियो जारी किया, दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। ये देखिए, बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के समर्थक कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, ये पुलिस की गाड़ी है दर्शकों। कट्टा सट्टा के उठा ले बौघारा से रे, अरे भैया के आवे दे सट्टा रे छाड़ा से रे, अरे भैया के आवे दे सट्टा रे कट्टा सट्टा के उठा ले बौघारा से रे। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं बिहार के चुनाव में क्यों बाहुबलियों की चर्चा की जा रही है। आखिर बिहार चुनाव में कितने बाहुबली मैदान में आ गए हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह, मोकामा से इनकी चर्चा है। जेडीयू के टिकट से ये चुनावी मैदान में है। दर्शकों, अनंत सिंह पर हत्या और अपहरण जैसे कई आपराधिक केस हैं। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं।
ये आरजेडी भी कम नहीं है। मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं वीणा देवी। वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है और सूरजभान सिंह अपराधी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और अनंत सिंह के खिलाफ दोनों में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। पटना के दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया है। रीतलाल यादव बाहुबली छवि वाले नेता हैं और आपराधिक मामलों से जुड़े रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं। एक और बड़े आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद औरंगाबाद से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, चेतन आनंद बाहुबली आनंद मोहन सिंह के पुत्र हैं और आनंद मोहन डीएम की हत्या में दोषी ठहराए गए। आप सोचिए, ये लोग चुनाव मैदान में। एक और नाम है, सीवान से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं ओसामा। ये कौन है? ओसामा बाहुबली माफिया शहाबुद्दीन का बेटा है। दर्शकों, लालू राज में आपको बताऊं मैं, शहाबुद्दीन का जबरदस्त खौफ था और अब ओसामा को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि जब चुनाव में आप लोगों को वोट डालने जाना है तो आप सोचेंगे कि कैंडिडेट कैसा है, लेकिन इस समय बिहार में तो जबरदस्त बवाल हो रहा है। बिहार में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 32% प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज है। साथ ही 27% कैंडिडेट्स पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। सीपीआई माले में आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार 93% है और आरजेडी में आपराधिक बैकग्राउंड वाले प्रत्याशी करीब 76% है। बीजेपी भी पीछे नहीं है, 65% प्रत्याशी पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों में से 15 यानी 65% दागी हैं और जनसुराज के 114 उम्मीदवारों में से 50 पर आपराधिक छवि वाले नेता हैं जिन पर आरोप दर्ज है। एलजेपी के 13 उम्मीदवारों में से 7 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस समय बिहार में बाहुबलियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस पर कैसे हमला बोला जा रहा है, सुनिए जरा। कि सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सोच रहे होंगे चुनाव चल रहा है तो चुनाव आयोग कहां है, लोग कैसे बंदूक और हथियार लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी खेल चल रहा है। कौन कितना बलशाली है, किसके पाले में सबसे ज्यादा बाहुबली है, किसके पास कितने हथियार हैं, कौन कट्टा लेकर चुनावी कैंपेन में सियासी शक्ति दिखा सकता है, कौन कितना खून बहा सकता है, यही चल रहा है। यही बिहार चुनाव की मौजूदा सच्चाई है दर्शकों। और बिहार में ये सब खुलेआम हो रहा है और हैरानी की बात है कि ये खून खराबा बिहार में आचार संहिता लागू होने के बावजूद हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है दर्शकों, आखिर चुनाव आयोग कहां है, क्या कर रहा है? मोकामा में जो हुआ है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चुनाव आयोग की तरफ से अब तक क्या एक्शन लिया गया है, आपको बता देता हूं मैं दर्शकों। इस जघन्य वारदात पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। खबर यह है कि आयोग ने घटना की गंभीरता को देखते हुए बिहार के डीजीपी से तत्काल विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। माना यह जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या बाहुबल का प्रदर्शन ना हो और मोकामा में कानून व्यवस्था को सख्ती से बहाल किया जाए। इसे लेकर चुनाव आयोग सख्त है और मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई भी सामने आई है। बिहार पुलिस के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है, वहीं वहां पर फोर्सेस भी तैनात कर दी गई है और डीजीपी विनय कुमार को आदेश दिया गया है कि वो गोलीबारी और हत्या से जुड़ी
पूरी घटना की जांच करें और फिर रिपोर्ट भेजें। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है दर्शकों कि वो किसी भी कीमत पर चुनावी हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा और मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन आज हमने बिहार के लोगों से भी इस पर बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जी बाहुबली किस नहीं चाहिए, विकास करने वाले हम लोग को चाहिए। बाहुबली नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो बाहुबलियों को टिकट नहीं देना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए बाहुबली को टिकट। जो विकास करेगा उनको टिकट मिलना चाहिए, जो काम करेगा उनको टिकट मिलना चाहिए। विकास जो करेंगे उनका ज़रूरत है, बाहुबली का ज़रूरत है ही नहीं। बाहुबली वाला दौर ख़त्म हो गया पूर्व में ही। पहले क्या था? पहले तो बाहुबली का समय था। पहले बाहुबली का? हाँ, अभी नहीं है, अभी विकास का समय है और विकास सब हर जाति व्यक्ति को पसंद करते हैं। क्या बाहुबली का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ विकास पे वोट होता है और विकास पे होता रहेगा वोट। बाहुबली का कोई नहीं, बाहुबली का यहाँ पे बिहार में कोई नहीं जरूरत। जब तो जंगल राज खत्म हो गया, जब से नीतीश बाबू का सरकार बनाया है तब तो जंगल राज है ही नहीं, यहाँ तो विकास ही विकास। अब दर्शकों, लोगों को विकास चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बाहुबलियों का इलाज होना चाहिए। लेकिन इलाज कैसे होगा? क्या योगी मॉडल से इलाज होगा? क्या योगी मॉडल से सुशासन आ जाएगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। बिहार में योगी आदित्यनाथ बार बार मंच से कह रहे हैं कि बाहुबलियों और माफियाओं का इलाज उन्होंने यूपी में तो कर दिया है, अब बिहार में भी बाहुबलियों और माफियाओं का इलाज जरूरी हो गया है। और आज योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। करवाने का कार्य, लेकिन के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है। अब दर्शकों, बड़ी बात यह योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि इलाज जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का क्या इलाज है दर्शकों? और बिहार चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं दर्शकों, वहां बुलडोजर भी खड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ। और बिहार में गुंडागर्दी के बीच योगी की डिमांड बढ़ने लगी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सिवान में चुनावी रैली करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर जंगल राज का जिक्र किया है दर्शकों। योगी ने कहा कि बिहार में पेशेवर माफिया आरजेडी के शागिर्द हैं। आरजेडी बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश में जुट गई है। ये लोग बिहार में फिर से अपहरण को उद्योग बनाना चाहते हैं। लालू राज में सिवान में लोग दहशत में जीने को मजबूर थे। साथ ही कहा कांग्रेस ने पूरे बिहार के सामने संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन उन माफियाओं से मुक्ति पाने का वक्त अब आ चुका है। सीएम योगी ने यूपी मॉडल से बिहार में सुशासन की बात कही। उन्होंने बताया कैसे यूपी में बड़े बड़े माफिया निपटा दिए गए, अब बिहार में भी दोबारा माफियाओं को वापस नहीं आने देना है। ये योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। दोनों क्या कहना है सुनवाता हूं आपको। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां,
और वो भी चुनाव के दौरान। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि बिहार में तो अब आर या पार की जंग शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने आपसे बहुत सारे वादे कर दिए हैं। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए। और आपको दिखाता हूं मैं किस तरह की तैयारी की गई है। आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आप लोगों से क्या वादे किए, आप बने रहिए, बताऊंगा मैं आप। ये आप सबसे पहले तस्वीर देखिए। लेकिन दर्शकों, इधर तेजस्वी यादव रुक नहीं रहे। उनका कहना है कि इस बार माहौल बदल कर ही रहेंगे और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पूरी ताकत से चुनावी प्रचार में लगी हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन असद उद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट इस बार उनके खाते में आने वाला है और बड़ी संख्या में सीमांचल में वो रैलियां कर रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं ओवैसी कैसे अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से लाइट जलवाई और इसलिए कहा जा रहा है क्या ओवैसी अब दोनों खेमों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। बिहार में अब आर या पार की लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई में कौन आगे है कहना मुश्किल है। एनडीए ने पूरा जोर लगा दिया है, महागठबंधन भी पीछे नहीं है, लेकिन महागठबंधन की असली मुश्किल ओवैसी ने बढ़ा दी है। मामला वक्त की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शराब को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? 11 तारीख को तुमको पैगाम देना पड़ेगा। ओवैसी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गई तो महागठबंधन के लिए दिल्ली दूर है जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि पीके ने भी महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। इस बीच आज एनडीए ने अपने चुनावी संकल्प का ऐलान कर दिया, जिसमें उसके टारगेट पर अति पिछड़ा समुदाय है। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततवा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। अब दर्शकों, आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। जानकारी ये कि दोनों तरफ से आपसे वादे कर लिए गए। एक तरफ है इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ है एनडीए। आपसे क्या वादे किए हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। क्या इन मुद्दों पर बिहार में चर्चा हो रही है? क्योंकि आज एनडीए ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो इंडिया अलायंस ने स्किल डेवलपमेंट पर युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। एनडीए की तरफ से यह भी कहा गया है। अब इंडिया अलायंस कह रहा है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सिर्फ इतना नहीं, ठेका कर्मचारियों को परमानेंट जॉब दी जाएगी। एनडीए कह रहा है नए कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा भी मुफ्त होगी। ठेका कर्मचारियों के वेतन में समानता करेंगे। इधर इंडी कह रहा है कि 136 ब्लॉक में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में कोई फीस नहीं होगी। एनडीए ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए योजना शुरू की है। 1 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी और मिशन करोड़पति में महिला उद्यमी करोड़पति बनेंगी। ये वादा है आपसे। लेकिन इधर महागठबंधन कह रहा है महिलाओं को हम 2500 की मासिक सहायता देंगे और हर ब्लॉक में एक महिला कॉलेज भी खोला जाएगा। इधर किसानों को 9,000 रुपए सालाना देने का वादा कर दिया है। मुख्य फसलों के लिए एमएसपी मिलेगी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपए का निवेश करेंगे। छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। फसलों के लिए राष्ट्रीय मानक से ज्यादा एमएसपी दी जाएगी। एनडीए कह रहा है हम 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे देंगे। पिछड़े वर्ग को 10 लाख की सहायता भी दे देंगे। लेकिन महागठबंधन कह रहा है पुरानी पेंशन योजना हम फिर से लागू कर देंगे। विकलांग, दिव्यांग और बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब 50 लाख नए मकान बनाने का वादा एनडीए की तरफ से किया गया। बिहार के 4 शहरों में मेट्रो की सेवा दी जाएगी। जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक सब डिवीजन में नए कॉलेज खोले जाएंगे। मां जानकी जन्मस्थली सीतापुरम के तौर पर विकसित की जाएगी।
इंडिया अलायंस का कहना है नए औद्योगिक और आर्थिक हब बनाने की तैयारी है। कृषि उद्योगों से जुड़े क्लस्टर भी बनाए जाएंगे, खाद्य और स्वास्थ्य हब भी बनाए जाएंगे। लेकिन दर्शकों, वादे कई किए जा रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार में बाहुबल की हो रही है। क्या वादा किया, आज सुनिए जरा। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततवा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अब दर्शकों, इस वादे के बाद एनडीए पर भी हमला बोला जा रहा है। सुनिए जरा कैसे सियासी पारा चढ़ गया है। जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करती है। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। आज का मैनिफेस्टो मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब आए थे, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं। इसलिए क्या किया, वो मैनिफेस्टो परंपरा निभा दिया इन्होंने, सीरियस लिया नहीं। एनडीए के मैनिफेस्टो को यही कहूंगा कि 20 साल में जो बिहार के गड्ढे को भरा गया, अब नए बिहार का विकास का एक स्वरूप, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहें या उसके नाम कोई भी दें, बिहार के। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि इधर भोजपुरी का तड़का चुनाव मैदान में लगा हुआ है। मनोज तिवारी भोजपुरी में अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं, गीत भी सुना रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, बिहार में इस समय चुनावी पारा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि असद उद्दीन ओवैसी मैदान में आ गए और बिहार में चुनाव चरम पर है। ये समझ लीजिए, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी रुझान किस ओर जा रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस बार के चुनाव में ओवैसी एक बार फिर बड़े प्लेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सभाओं में जो भीड़ दिख रही है ना, आप खुद देखिए दर्शक, ये भीड़ बहुत उत्साहित है और बहुत कुछ कह रही है। विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवार उतारे हैं। बड़ी बात क्या है, इनमें से 23 मुस्लिम हैं तो 2 हिंदू उम्मीदवार भी मैदान में उतारे गए। ओवैसी के ज्यादातर उम्मीदवार सीमांचल के क्षेत्र से आते हैं। दरअसल पिछली बार ओवैसी ने सीमांचल में 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, क्योंकि यहां 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। बड़ी बात यही है। और ओवैसी अपने भाषणों में पीएम मोदी और नीतीश कुमार को सीधे टारगेट कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वो एनडीए विरोधी वोटों को अपने पाले में करना चाहते हैं। वो महागठबंधन के लिए बुरी खबर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए जरा। अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखाह को बचाने के लिए खड़े हो जाइए, और बचाने का तरीका यह है अमूर की जनता कि ये पैगाम आपको देना है कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया, हम उसको शिकस्त देंगे, वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। अगर तुम मजहबियत का शिकार हो जाओगे तो नीतीश कुमार और मोदी की कामयाबी हो जाएगी। सुना आपने। इस बीच एनडीए को अभी से जीत का एहसास होने लगा है। शायद यही वजह है कि अब
एनडीए में मुख्यमंत्री पर चर्चा तेज हो गई है। अंदर की खबर बता रहा हूं आपको। पिछले दिन नीतीश कुमार के सीएम बनाने और ना बनाने को लेकर बहस हुई थी। अब चिराग पासवान ने इस बहस को और बढ़ा दिया। कैसे, सुनिए जरा। गठबंधन का एक इतिहास रहा है, लूटमार, अपहरण, डकैती, जिस तरीके से हुड़दंग मचाना, जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, बिहार की जनता कभी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और इस चुनाव में तो खैर सोचने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव में एक्टिंग का तड़का भी खूब लग रहा है। छपरा से आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर खेसारी लाल यादव मैदान में। दर्शकों, खेसारी जमकर प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी पर हमले भी कर रहे हैं। हालांकि जंगल राज पर मीडिया के सवालों पर खेसारी उलझ जाते हैं, तो दूसरी तरफ पवन सिंह अपने गानों से चुनाव में तड़का लगा रहे हैं। अब कैसे, सुनिए जरा। भाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जंगल राज बोल के इन लोगों ने इतना विलेन बना दिया बिहार को। इनके जंगल राज बोलने से सिर्फ एक नेता की छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार की खराब हो गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आदमी बिहार में आने से डरने लगा। 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में, तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो जंगल राज था 20 साल पहले, तो अभी का बिहार कौन सा स्वर्ग बन गया है। सच पूछिए तो एनडीए के पास उन्होंने कुछ बिहार को किया नहीं, बिहार को दिया नहीं, बिहार के रोजी रोजगार खत्म कर दिए। आज से 10-15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए, कितना फर्क है। हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे गांव में भी बिजली देखने को मिलेगा। हमारे नीतीश चाचा किए हैं, एनडीए सरकार की है, मोदी जी किए हैं, और हमार गांव भी आज के डेट में लाइट में बा, बिजली चमक रहल बा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के चक्कर में एक बेटी की जान चली गई। सोचिए जरा, तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं। खंडवा में लव जिहाद की वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया। दर्शकों, कैसे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, हिंदूवादी संगठन मैदान में आ गए। उनका कहना है कि लव जिहाद को लेकर मुहिम चलाई जानी चाहिए और थाने को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की। कैसे आवाज बुलंद की, आप सुनिए जरा। अब दर्शकों, कुछ हिंदूवादी नेता हैं जो मैदान में आ गए। उनका कहना है लव जिहाद को लेकर मुहिम चलाई जानी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि आखिर लव जिहाद का खेल कैसे फल फूल रहा है। दुर्गा बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन, धर्म की एमपी में लव जिहाद का खूनी खेल सामने आया है। खंडवा में मुस्लिम युवक से परेशान हिंदू युवती ने जान दे दी। मुस्लिम युवक लड़की पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन हिंदू युवती उसके लिए तैयार नहीं हुई। हिंदू संगठन युवती की मौत को सुसाइड नहीं, हत्या बता रहे हैं। घर पर जाकर युवती को परेशान किया जा रहा था कि आप जो है, और उस युवक के द्वारा उसको कुछ खाने को भी दिया गया कि तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ। तो उस युवती ने तो उसको खा लिया, पर उस युवक ने जो है वो उसको हत्या का उसका प्रयास किया है। सवाल यही है, क्या हिंदू बेटी को धर्म ना बदलने की सजा मिली है? क्या मुस्लिम युवक से शादी ना करने पर उसकी जान चली गई? लव जिहाद
हरकत के चिन्ह पर अब लगाम लगाना जरूरी है। अब दर्शकों, सवाल यही है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में लव जिहाद का जाल बुना जा रहा है और इसके पीछे कौन है। आइए जरा आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद ने दर्शकों जान ले ली है। मुस्लिम युवक से परेशान हिंदू युवती की जान चली गई। इसे एडजस्ट करिए। अनुसूचित जाति की युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। परिवार का आरोप है कि अरबाज नाम का लड़का परेशान करता था। लंबे समय से हिंदू लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। लड़की लगातार अरबाज पर दबाव बना रहा था और लड़की अरबाज से तैयार नहीं थी शादी के लिए। मंगलवार रात को अरबाज ने लड़की के साथ मारपीट की। परिवार शिकायत के लिए थाने जाने लगा तो उन्हें रास्ते में रोक लिया। बुधवार सुबह जैसे ही परिवार शिकायत के लिए थाने गया, इस दौरान पीड़िता ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस ने अरबाज के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र में मिली है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना भी कर दी है। हिंदू संगठन अरबाज के परिवार को भी आरोपी बता रहे हैं। मुस्लिम युवक चिन्हित करके हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे हैं और आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। गंभीर सवाल यही है कि आखिर कौन इनको बल दे रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। हिंदू युवती ने जो है वो सुसाइड किया है। उसको मुस्लिम युवक के द्वारा जो है वो लगातार ब्लैकमेल करके प्रताड़ित किया जा रहा था। जहाँ पर सगाई हुई थी उस परिवार में भी जाकर उसकी कुछ फोटो वीडियो उस युवक के द्वारा उनको दी गई और लगातार ब्लैकमेल करके यह दबाव बनाया जा रहा था। युवक के परिवार के द्वारा भी उसके घर पर जाकर युवती को परेशान किया जा रहा था कि आप जो है आपको हमारे मुस्लिम धर्म को अपनाना है और इस लड़के के साथ ही आपको शादी करना पड़ेगी। एक लड़की के द्वारा जहरीला पदार्थ खा दिया गया था जी। इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग जांच के दौरान लड़की को एक लड़का जो अरबाज नाम का है उसके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और लड़की की मंगनी हो गई थी जिससे उसे तुलवाने की प्रयास किए और शादी कर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया 108 BNS और 3 to 5 SC में अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, मध्य प्रदेश में एक और खबर आई है जो सवाल खड़े करती है। आप सोचिए, स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई। शरिया कानून यहां पर लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां पर शुक्रवार को छुट्टी कर दी और कहा कि संडे को क्लास लगेगी। अब दर्शकों, इसे लेकर प्रशासन को जैसे ही पता चला तो प्रशासन एक्शन में आया है। खबर यह है कि प्रशासन के आदेश के बाद आदेश वापस ले लिया गया है। अब दर्शकों, सवाल ये कि जब स्कूल में संडे छुट्टी होती है तो शुक्रवार की छुट्टी क्यों कराई जा रही है। आइए जरा आपको बताते हैं कैसे आदेश पर बवाल हो रहा है। जबलपुर के एक निजी स्कूल के फरमान पर विवाद हो गया। अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने विवादित आदेश दिया। खबर यह है कि शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई और रविवार के दिन स्कूल खुला रखने का आदेश दे दिया गया। स्कूल प्रबंधन के फैसले को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने दलील दी। मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा है इसलिए जुमे की छुट्टी कर दी गई। कुछ परिवार वालों ने इसका विरोध किया। दर्शकों, फैसले को लेकर आवाज बुलंद की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की है। अंजुमन इस्लामिया प्रबंधन के फैसले को वापस लेने की मांग की। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यह पाकिस्तान नहीं है, यहां जुमे को छुट्टी होगी। यह हिंदुस्तान है, देश किसी धर्म से नहीं संविधान से चलेगा। और बीजेपी ने अंजुमन इस्लामिक वक्फ कमेटी पर कार्रवाई की मांग भी की है। वक्फ कमेटी ही अंजुमन इस्लामिया स्कूल का संचालन करती है और जबलपुर में इस संगठन के 6 स्कूल चल रहे हैं और कलेक्टर से शिकायत के बाद वक्फ कमेटी बैकफुट पर आ गई है। अंजुमन इस्लामिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कहा है, अभिभावकों को अगर परेशानी हो रही है तो हम आदेश को वापस लेते हैं। अब स्कूल जुमे के दिन खुला रहेगा और संडे को ही छुट्टी रहेगी। अब इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। सुनिए जरा।
अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस बात को लाया जाएगा, तो मैं दिखवा लेता हूँ उसमें क्या समस्या है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से गलत है, उसको ठीक किया जाए। संज्ञान में आया और मैंने इनके मैनेजर से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो आदेश वापस ले रहे हैं। अब जरा ऑर्डर जारी हो जाए, इसी के लिए मैं आया हूँ कि सामने से ऑर्डर जारी हो जाए, फिर आप लोगों को सबको सूचना। लेकिन इसका जरा वापस हो जाए, फिर मैं बाकी स्कूलों का भी परीक्षण करके और उसके बारे में निर्णय लूँ। मैं इनके नियमावली देखूंगा, विधान, और उसके हिसाब से इनकी जो प्रक्रिया है वो देखूंगा, और उसके बाद गुणदोष के आधार पर परीक्षण करके जो भी सही होगा वो कराया जाए। 6 स्कूल में ये छुट्टी जो रहती थी शुरू से, वो जुम्मा की छुट्टी रहती थी और संडे को हाफ टाइम लगता था, इतवार को। फिलहाल हमारे बड़े अंजुमन में, बड़ा ताल में, इंग्लिश मीडियम में वो संडे को छुट्टी रहती थी। तो हम स्कूल शुक्रवार स्कूल जब जाया करते थे, बैठते थे वहाँ पे, तो बच्चे स्कूल शुक्रवार को नहीं आते थे। तो ये तय हुआ कि यार जब जुम्मा को नहीं आते स्कूल बच्चे, तो फिर तो क्या सका, जुम्मा को छुट्टी करो, इतवार को लगाओ, जो सारे स्कूल लगते हैं। तो वो आदेश करीब साल भर लगभग हो गया, साल भर उसको, है ना, कोई इतराज़ नहीं आया। हम इसको आदेश को निरस्त करते हैं आज की तारीख में। 1 तारीख से वो अपने जंग दिन पहले लगता था, अब लोगों को इतराज़ इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, और ऑपरेशन त्रिशूल अब रात में भी चल रहा है। यानी पाकिस्तान की धड़कन बढ़ी हुई है। क्या रात में कुछ हो जाएगा? आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। भारत की तीनों सेनाएं इस समय युद्धाभ्यास कर रही हैं, और ये तस्वीर देखिए जरा। इसको देखकर पाकिस्तान भूल गया है। ये लद्दाख में कैसी तैयारी है, देखिए जरा। यार भैया, ऐसे तो बहुत बुरा। और दर्शकों, ये तो शुरुआत है। भारत की ताकत आप देखिए। इसको देखकर कैसे मुनीर और शहबाज डर गए। दिखाइए तस्वीर। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान क्यों डर रहा है। क्योंकि भारत की सेना ने बता दिया है कि दिन हो या रात, हम पूरी तरह से तैयार हैं। सुनिए जरा सेना ने क्या कहा। कभी भी हमारे देश के अंदर आतंक, ये एक्टिविटी आप जो देख रहे हैं, ये आज की जो नई हमारी न्यू नॉर्मल है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। और आर्मी, इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है, बहुत से नई कैपेबिलिटीज आई हैं, जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हो, एक बहुत छोटा हिस्सा है कि बहुत सी एक्टिविटी चल रही है, जिसके लिए हमने इसका आज आपको एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको फायरिंग रेंज पे दिखाया। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग। भारत के त्रिशूल से डर गया पाकिस्तान। जंगी अभ्यास से थर थर कांप रहा पाकिस्तान। ट्रेलर से ही पाक के पसीने छूटने लगे। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। भारत की तीनों सेनाएं
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वायुसेना, थल सेना और नौसेना और सभी एजेंसीज, जो भी सिचुएशन हमारे आसपास हो रही है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी कदम उठाने चाहिए हमें या जो हमें उठाने पड़ेंगे भविष्य में हम वो करेंगे। तो ये कांस्टेंट एक एंडेवर है और हम सिचुएशन जैसे जैसे होती है, जैसे इवॉल्व होती है, हम उसका जायजा लेते हैं, हम उसकी निगरानी रखते हैं, जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं और जो हमें करना होगा हम करेंगे। ये आश्वासन मैं आपको देना चाहूंगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल ने पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा दिया है। रात के अंधेरे में भारतीय सेना का ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है, इसलिए इसका नाम त्रिशूल है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, भारतीय सेना की तैयारी रात में भी चल रही है। ये आप देखिए जरा, पाक बॉर्डर पर भारत का त्रिशूल अभ्यास चल रहा है और इसे देखकर इस वक्त जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान में भी दहशत है, पाकिस्तान भी दहशत के मारे कांप रहा है। आइए आपको बताता हूं दर्शकों, उसकी दहशत की वजह से भारत के सैन्य अभ्यास से पाकिस्तान डर गया है और 30 नवंबर तक अलर्ट पर रखा है सभी को। पाकिस्तान का कहना है कि भारत किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकता है। ये चर्चा पाकिस्तान में हो रही है दर्शकों, लेकिन सेना क्या कर रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। पाक सीमा के पास भारत का सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास को ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया गया है। आपको बता दें, गुजरात, राजस्थान और लेह लद्दाख में पराक्रम दिखा रही है हमारी सेना। ऑपरेशन त्रिशूल से पाक के पसीने छूट रहे हैं। इस अभ्यास में देश की तीनों सेनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि रात में भी युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जिससे कि रात के वक्त युद्ध में अचूक निशाना लगे। इसमें कमांडोज, मिसाइल, बैटरी और जंगी जहाज शामिल हैं। बैटल टैंक, राफेल और सुखोई 30 को भी शामिल किया गया है। भारत के करीब 30,000 सैनिक इसमें हाथ आजमा रहे हैं। त्रिशूल का मकसद पाकिस्तान को चेतावनी देना है। नापाक हरकत हुई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा और 30 अक्टूबर से ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ है दर्शकों। ये 10 नवंबर तक जारी रहेगा और इस अभ्यास से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी सेना 30 नवंबर तक अलर्ट पर रहेगी। अब इसे लेकर सेना की तैयारी कैसी चल रही है, सुनिए जरा। इस एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं गुजरात कोस्ट के उधर और नॉर्थ अरेबियन सी में, इसमें ट्राई सर्विसेज दैट मीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज कोस्ट गार्ड एंड बीएसएफ एंड द सेंट्रल एजेंसीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड इन ए लार्ज नंबर. So you would find that आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू एनहांस दिस सिनर्जी between all the maritime forces as well as inter-services. So it's a very large, complex environment, and this is a multi-domain integrated operation which we are conducting. अब दर्शकों, आज मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, लेकिन आज उन्होंने एक शपथ ली है। वो शपथ है दर्शकों, एकता की शपथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे केवड़िया। दिखाइए जरा सबसे पहले तस्वीर, ये आप देखिए। केवड़िया में एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया गया है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं, सुरक्षा बलों ने आज सलामी दी है। देख रहे हैं आप, ये एकता परेड का आयोजन किया और एकता दिवस पर इस परेड में आप देखिए कैसे सलामी ली। और आज सुरक्षा बलों ने जाबाजी दिखाई है दर्शकों। आसमान में गर्जना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एकता दिवस पर इस करतब के बाद सराहना की है।
अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई संदेश दिए हैं और तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि भारत एकता के सूत्र में बंधे, यही मिशन है। राष्ट्रीय एकता दिवस आज देश मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस पर खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जहां उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और एकता दिवस का संदेश दिया। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा लगाई गई है और इसे मोदी सरकार ने ही लगवाया है, जिसे दुनिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानती है। पटेल के जन्मदिन के खास मौके पर अर्धसैनिक बलों और गुजरात पुलिस ने उन्हें सलामी दी है। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की 16 टुकड़ियों ने सलामी दी, जो आप देख रहे हैं। कई महिलाएं इनका नेतृत्व कर रही थी। ऐसा देश में दर्शकों पहली बार हो रहा था। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया है। उन्होंने खास तौर से कश्मीर को लेकर नेहरू की सोच और पटेल की राष्ट्रवादी विचारधारा का जिक्र किया है। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। इस दौरान वायुसेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने करतब से सबका दिल जीत लिया। हवा में इनके करतब दिल दहला देने वाले थे। दर्शक, जिसने भी इसे देखा, दांतों तले अपनी उंगलियां दबाए बिना वो रुक नहीं पाया। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने फ्लाई पास्ट का बेजोड़ प्रदर्शन किया और इसका तकाजा था कि पीएम मोदी पूरे जोश में दिखे, देश की एकता की बात भी की और जिन्होंने देश की एकता को खतरे में डाला, उनकी जमकर क्लास भी लगाई। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने पर बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर दिक्कत होने लगी। बिना लाग लपेट के कही गई बात अच्छी नहीं लगी। गुजरात के केवड़िया में मोदी एकता दिवस मना रहे थे, इधर कांग्रेस ने बीजेपी और संघ पर हमला शुरू कर दिया। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए एक बार फिर से? और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। अब दर्शकों, इस पर सियासत हो रही है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सख्त जवाब भी दिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। मदरसे के अंदर मौलवी आतंकी निकला। दर्शकों सोचिए आप, और ये एटीएस और आईबी की कार्रवाई दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, राजस्थान में आईबी और एटीएस की टीम ने आज बड़ा एक्शन लिया है।
यहां से 3 मौलवी गिरफ्तार किए गए हैं। जोधपुर, संचौर और पीपार से छापेमारी की कार्रवाई आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये सबसे पहले कार्रवाई दिखा रहा हूं। मदरसे में आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यही वो मदरसा है, देख रहे हैं आप। और इस मदरसे के अंदर टीम ने कार्रवाई की, एक्शन लिया। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां से नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। ये आप देखिए, ये है वो मदरसा। अलग अलग शहरों में आईबी और एटीएस की टीम पहुंची थी और वहां पर कार्रवाई की है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। जोधपुर से दर्शकों अयूब की गिरफ्तारी हुई है। ये है अयूब, ये भी मौलाना मौलवी है। और सवाल ये कि आखिर इनका आतंकी नेटवर्क कैसे फल फूल रहा था। दिखाता हूं दर्शकों इनकी गिरफ्तारी के सबूत। ये आप देखिए, ये गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। एटीएस और आईबी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, यहां रहकर, देश में रहकर आप सोचिए साजिश की जा रही है, वो भी मदद करने के लिए दुश्मनों की। दिखाता हूं मैं आपको कैसे एक्शन लिया गया है। राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस और आईबी ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। जोधपुर और जालौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 मौलवियों को पकड़ा है, देख रहे हैं दर्शकों आप। इन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक है। विदेशी फंडिंग मिलने की भी बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इनका बैकग्राउंड खंगाल रही हैं। जोधपुर से मौलवी अयूब की गिरफ्तारी हुई है। पीपार से मौलवी मसूद को पकड़ा गया है और सांचौर से मौलवी उस्मान पर शिकंजा कसा गया है। ये तीनों मदरसा और मस्जिद में अवैध काम कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। मोबाइल और आतंकी संगठनों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा चंदे की रसीद भी बरामद की गई है। दर्शकों, तीनों मौलवियों से जयपुर में पूछताछ की जा रही है और कई खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन दर्शकों, इस गिरफ्तारी के बाद परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो हवा उठाए, बाहर देखा तो पुलिस वाले गेट खोला तो कम से कम 20-22 जने थे न, 4 गाड़ियां पुलिस वालों की थी। और फिर पापा जब उठा के लेके चले गए कमरे में, तो किताबें वगैरह थी पापा की पढ़ने वाली, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ वगैरह, उनको भी कट्टे में डाल के लेके चले गए। और फोन छीन के ले गए। हम घर के तीनों फोन थे, तीनों फोन लेके चले गए। सबको पे किताबा सब कट्टा वे आप पढ़े जो है किताबा लेगा। माने काम री कोई चीज ही कागज आगद वे सब लेगा। कितने लोग थे? 15-20 जना सब लेगा। गाड़ी पुलिस की थी कि पुलिस की गाड़ियां भी और भी ले, और भी अनफो में आवेगा और लोग का पुलिस आकुण भी हाल ले जाने। कोई नहीं बताया, माने कोई चाय पीऊंदी नहीं, कोई बात नहीं, कोई कपड़ा पहन दिया नहीं। नमाज के 2 रकात नमाज पढ़ लो कि नहीं धक्का धूम कर लेगा। और दर्शकों, आज एक खबर जो आपको गर्व से भर देगी और हमारी बेटियों का जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसे दुनिया सलाम कर रही है। वाकई भारतीय टीम ने मैच जीता, दिल जीता और इतिहास रचा। तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने मात दी है, हरा दिया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको दिखाऊं भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, ये आप देख रहे हैं। 7 बार ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार जीती है, लेकिन भारतीय टीम ने जिताया है और ये आंसू बेटियों के देश भर में गर्व से सीना चौड़ा करने के लिए काफी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। शतक लगाकर जेमिमा ने दिल जीत लिया दर्शकों, और महिला क्रिकेट टीम के आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि ये रिकॉर्ड जीत थी दर्शकों जो भारत ने हासिल की थी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। सुधीर जो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया, और टीम इंडिया के समर्थक हैं सुधीर, और वो हर मैच देखने जाते हैं। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया। लेकिन दर्शकों, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन भारतीय टीम ने उसके लिए कड़ी मेहनत की और इतिहास रच ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया है। आइए आपको बताता हूं भारतीय टीम का किस तरह से उन्होंने इतिहास रचा है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में चल रहा है और भारतीय टीम ने इतिहास रचा। 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 339 रन का टारगेट चेस कर इतिहास बना दिया है। यह महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी कर 338 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिचफील्ड ने शानदार शतक लगाया।
भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन आपको बताएं 2 विकेट जल्द गिरने की वजह से दबाव में भारतीय टीम नहीं आई। कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा ने अच्छी पारी खेली और संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप हुई। हरमनप्रीत की 89 रन की पारी जबरदस्त रही। इसके बाद वो आउट हो गई, लेकिन जेमिमा क्रीज पर अंगद की तरह डटी रही। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने जेमिमा के साथ छोटी मगर अच्छी साझेदारी की और 48वें ओवर में अमनजोत कौर ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। विजय रन के साथ जेमिमा भावुक हो गई। दर्शकों, उनके आंसू निकल आए। मैदान पर अमनजोत को गले लगाकर वो रोने लगे और उन्होंने दर्शकों को देखकर अपने हाथ जोड़े और अभिवादन किया। इस दौरान उनके आंसू लगातार गिरने लगे। जीत के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भी भावुक हो गई थी। भारत के लिए जेमिमा के मैच विनिंग पारी सभी को याद रहेगी। जेमिमा नॉट आउट रहकर 127 रन पर रहीं और उन्होंने टीम इंडिया को विजय दिलाई। लेकिन दर्शकों, इस जीत के बाद देश भर से भारतीय टीम को बधाई मिल रही है, क्योंकि अभी फाइनल बाकी है। सुनिए जरा। टीम का कंट्रीब्यूशन था और फाइनल भी हम जीतेंगे। वर्ल्ड कप हमारा है। 23 का बदला लिया, 23 का बदला। इंडिया का वर्ल्ड कप इंडिया में ही रहेगा। इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया का ही रहेगा और बहुत मजा आएगा। फाइनल भी हम लोग ही जीतेंगे। इंडिया वसूल होगा हमारा। नवंबर 2023 को हम लोग रोए थे क्योंकि आपको ने सब मैच जीता था, एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने रहा। आज वो लोग रोके गए, इसका मतलब टाइम चेंज हो रहा है, समझ जाओ। इंडिया 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 इंडिया। लेकिन दर्शकों, जितना टीम का योगदान है, कोच का भी उतना ही बड़ा योगदान रहा है इस मैच में। आइए आपको बताता हूं। कोच ने एक संदेश दिया दर्शकों। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को बाहर किया। 338 रन के पहाड़ जैसे टारगेट को चेस कर सबको चौंका दिया। जीत के बाद महिला क्रिकेट टीम के कोच के संदेश की चर्चा खूब हो रही है। भारतीय महिला टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। उन्होंने कहा, टीम को एक संदेश देना है ताकि फिनिश अच्छे से करे। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने वही किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले मूव कीजिए इसे। मैंने व्हाइट बोर्ड पर एक बात कही थी। अमोल मजूमदार कहते, हमें फाइनल में पहुंचाने के लिए बस 1 रन ऑस्ट्रेलियाई टीम से अधिक बनाना है। हम आमतौर पर शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन फिनिशिंग पर काम करने की जरूरत होती है। जेमिमा को तीसरे नंबर पर भेजना हिट रहा और जेमिमा ने कोच के भरोसे को सही साबित किया। हरमनप्रीत और जेमिमा की जोड़ी जबरदस्त रही और भारतीय टीम की जीत की नींव रखी। छोटी छोटी साझेदारियों ने भारत को जीत दिलाई, लेकिन अनमोल मजो और सवाल सबसे बड़ा यही है दर्शकों कि किस तरह से आप मेहनत के साथ आगे बढ़ें, वो बहुत जरूरी होता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि आपने बचपन में कविता जरूर पढ़ी होगी, लेकिन आज हम उस कविता को याद दिला रहे हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और यही भारतीय टीम संदेश देती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।